स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। साथियों, थोड़ा सा पार्ट जो आपने भारत के भूगोल के हिस्से में छोड़ा हुआ था उसमें भारत का राजनीतिक भूगोल इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कवर करने हैं। तो ये कह सकते हैं जैसे विश्व का भूगोल हम लोगों ने कवर किया, अब भारत के भूगोल के आखिरी पड़ाव पे हैं। ये लगभग आपको 17-18 क्वेश्चन इसमें से हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और आप लोग वीडियो को देखते वक्त आंसर कर सकते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। जितने भी लोग यूपी पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही देते हैं। आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं और करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर आपको ईजिली पता होगा कि सर इसका आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। इसका आप आंसर आसानी से क्या बताएंगे, कहेंगे सर डी ऑप्शन है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है। अभी मैं बताऊंगा कितनी लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। अभी मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। भारत के जो 17 राज्यों की सीमाएं हैं इन पड़ोसी देशों से मिलती भी हैं। अगर ऑल ओवर पूछे भारत के कितने राज्य हैं जो इन पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं तो वो हैं 17, ठीक है। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये देखिए पूरा खाका है। आपको जानना क्या क्या है वो आप देखिए पेपर में क्या क्या पूछे गए। एक तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है 40-96 किलोमीटर, ठीक है। इतनी लंबाई सीमा साझा करता है। और देखिए सबसे कम कौन सीमा साझा करता है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान क्या है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। इतने सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का क्या आंसर है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है, किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की जो सीमा है वो तिब्बत चाइना से साथ लगती है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। इस क्वेश्चन का जवाब तो सबके पास होगा कि सर श्रीलंका ऐसा कंट्री है जिसके साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो आंसर आपने दे दिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। 4, 5, 7, 9। तो बहुत ही आंसर क्लियर रखिए, कौन कौन से देशों से सीमा साझा होती है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए कंट्रीज़ के नाम लिखे होंगे, लगभग 7 देश आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आप बताएंगे कितने देशों से सीमा साझा होता है तो आप कहेंगे सर देखिए 7 देशों से कुल सीमा साझा होती है। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल 4 देश हो गया, चाइना 5, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर, सबसे कम अफगानिस्तान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिणी और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है। तो म्यांमार से घिरा, चीन से घिरा, थाईलैंड से घिरा या बांग्लादेश। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आपको पता है कि बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा होगा। आंसर देख लिए तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा 40-96 सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखिए इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि आप वैसे ही लर्न कर लें। अगला प्रश्न देखिए जलवायु से रिलेटेड है, ठीक है। जलवायु तथा मौसम से जो प्रश्न पूछे गए पेपर में उसको देखिए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से क्या रहती है। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से उत्तर, दक्षिण उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो देखिए बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर इसको आप ध्यान पाएँ तो देखिए तकनीकी एग्जाम में भी पूछा गया है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने क्या रखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आपको पता है, देखिएगा
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की जो सामान्य दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये प्रश्न याद रखिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में 92% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब कि जो मानसून वर्षा होती है भारत में तो वो किस कारण होती है, कौन से मतलब ये दिशाओं के नाम देके सवाल पूछे जाते हैं। तो दक्षिण पश्चिम उसको याद आप जरूर रखें। अगला देखिए कुछ बातें इसमें हैं। देखिए जिसे यहाँ मानसून विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको ज़रूर तैयार रखें कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, ठीक है। काला सागर है, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, अरल सागर है। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब ले लेते हैं। क्या इसका जवाब होगा, देखिए इसका आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन में आप कहेंगे कि भूमध्य सागर इसका आंसर करेक्ट होगा। लेते हैं इस प्रश्न का जवाब, आपको क्लियर रखें कि पश्चिम विक्षोभ जो होता है वो उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उससे, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्थल क्या है, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अच्छा, ये जब आप देखेंगे कि काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये तो एकदम उत्तर वाले छोर पे मतलब कह सकते हैं एकदम ऊपर है, मतलब भारत से इसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है इन सब सागरों से। तो इसका आंसर तो ईजिली आप दे सकते थे कि भूमध्य सागर ही होना चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, 2, 1, 3, 4। चलिए इस प्रश्न का भी जवाब देखते हैं कि कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, फसली ऋतुएं, ठीक है। देखिए इसका आंसर ये रहा कि जो सी ऑप्शन है मतलब 3, ठीक है। भारत में जो 3 फसली ऋतुएं पाई जाती है जिसे हम रबी, खरीफ और जायद की फसल बोलते हैं। रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि जो जाड़े के मौसम में प्रारंभ होती है यानी नवंबर माह में चलती है, ठीक है। और भी कुछ डिटेल है उसको भी आप देखिए। अगला डिटेल देखिए यहाँ पे, अगला डिटेल है कि बोई जाती है तो गर्मी के प्रारंभ में अप्रैल मई में काट भी ली जाती है। खरीफ की फसल जो होती है उसे धान और ज्वार, एक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसको आप देखिएगा। उसमें मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं कि खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल को आप कैसे याद कर सकते हैं। वहाँ से आपके पेपर के लिए आसान हो जाएगा अगर आपको रटने याद करने में थोड़ी भी समस्या हो रही होगी तो, ठीक है। जायद की फसलों में आपको करेला, ककड़ी, तरबूज दिख रहा है। मार्च अप्रैल माह में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काटी जाती हैं। एक बात को याद रखिए, ये जो बोई जाती है और काटी जाती है इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी मैं वो ट्रिक्स वाली वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, ठीक है। नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मासिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश। देखते हैं इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। देखिए इसका आंसर सी है, मासिनराम, ठीक है। जो मासिनराम है इसमें सबसे उच्चतम वार्षिक वर्षा का नोटिस मिला हुआ था, मतलब जान के मिला था कि सबसे उच्चतम वार्षिक वर्षा यहाँ पे पाई गई थी, तो मेघालय के मासिनराम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे रो रहे हैं, गैया रो रही है, सब लोग रो रहे हैं एक साथ। देखिए उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है 3.0 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 12.5 mm। तो देखिए इसका क्या जवाब होगा। देखिए पूछा गया प्रश्न है, कृषि प्राविधिक में प्रश्न ये पूछा गया है, तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर है सी, 2.5 mm। जब इतना हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं क्या होता है कि अगर कहेंगे जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है तो उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी लिमिट हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन इतना मतलब टेक्निकली या कह सकते हैं कि मेजरमेंट एक है कि 2.5 mm होती है तो मान लेंगे कि वर्षा दिन माना जा रहा है, ठीक है। अगला चलें प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारत में मानसून जो है हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। और जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। आगे चलें, यहाँ देखिए एक लाइन और लिखी है, उसको भी देख लीजिए। वर्षा की तीव्रता मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी कहते हैं, ठीक है।
और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के मासिनराम में होती है। अगला प्रश्न देखिए, टाइम जोन से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। टाइम जोन का देखिए सवाल लिखा है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है। देखिए कनिष्क सहायक 2020 में पूछा गया। देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा। तो इसका आंसर आपका देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। और भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों को छूकर निकलती है, गुजरती है। आपने याद किया होगा, मित्र पर गमछा झार करके कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया होगा, ठीक है। तो ये हैं कुछ राज्य जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित हैं। आप इसको देख सकते हैं और आपको याद भी होगा ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर से ब्लैंक दिया है और कहा उत्तर से उत्तर तक है। अच्छा, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, बताइएगा आप लोग अगर आंसर दे पाएँ इसका। देखिए इसका आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब क्या, ये वाला 8 डिग्री 4, ठीक है, फिर 37 डिग्री 6। इसको ऐसे याद किए 84,376, ठीक है, 84,376 याद करने का तरीका सही रहेगा। देखिए उत्तर से इतने तक का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार है। एक देखिएगा ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, किन्हीं दो अगर देखेंगे रेखाओं के बीच मध्य दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ये पेपर में पूछे गए हैं तो इसको भी रटिए, देखिए। अब देखिए समय आपके पास ये है कि आप फटाफट जो भी देख सकते हैं देखते चले जाए, क्योंकि सब एक साथ कंप्लीट करना है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात से, झारखंड से, असम से, मिजोरम से। ऑप्शंस हैं बनाए गए हैं, एक साथ में कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे वो देखने हैं। आइए, अगर आपने 8 राज्यों को याद किया तो आपको पता होगा। सी ऑप्शन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। सी ऑप्शन है। इसमें से कौन सा आप कहेंगे पहला, दूसरा, चौथा, मतलब आसाम से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। भारतीय मानक जो मेरिडियन है 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। ग्राम विकास अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया। देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन सही है इसका, बिहार, ठीक है, बिहार इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं, कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, मैं वो चीज़ें जिक्र कर देता हूँ, बाकी आप इसके डिटेल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए भारत में जो मानक समय था IST, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात जो हुई थी, वो स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारत में 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, ये आपको जानना है। और 82.5 पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आप जान सकते हैं, बस इतना ही। देखिए ये जो लिखा हुआ है 5 राज्य मेरिडियन पे पड़ती हैं, कि कह रहा भारतीय अगर मानक मेरिडियन पर पड़ने वाले 5 राज्य जो हैं, इन राज्यों का नाम आप याद कर लिए। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं। इस प्रकार भारतीय मानक मेरिडियन से बिहार राज्य से नहीं होकर गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए है, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। भारत का मानक समय मेरिडियन क्या है? तो 82.5। आप कहेंगे सर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, ए ऑप्शन। और कुछ एक बात जो है 5.5 घंटे ये ग्रीनविच से आगे हैं, ठीक है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी पेज आज के टॉपिक का। देखिए यूपी के ARO में पूछा गया प्रश्न है जनसंख्या से। जनसंख्या का टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य था नागालैंड, गोवा, केरला, तमिलनाडु। प्रश्न का जवाब देखते हैं क्या सही होगा। ए ऑप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर देखिए नागालैंड है। और भी याद रखिए ये प्रश्न आपके जो कौन बनेगा करोड़पति वाला जो प्रोग्राम होता है जिसमें अमिताभ बच्चन खिलाते हैं, उस कौन बनेगा करोड़पति वाले में, KBC में, ये प्रश्न उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए है कि वर्ष 2001 और 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है?
प्रश्न देखिए, इसलिए जनसंख्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 2021 में जनगणना होनी थी वो टाल दी गई है कोविड की वजह से। अब 2022 में कैसे क्या होगा उसको देखने को मिलेगा, तो अभी आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बी ऑप्शन 20.09% वृद्धि दर प्रतिशत रही है, ठीक है। जबकि अगर पूरे देश की दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो 17.7% की रही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल, लेटन के कार्यकाल, मेयो के कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में प्रथम जनगणना कब हुई, ये आपको इसका आंसर देना है। आइए आंसर ले लेते हैं। तो सी ऑप्शन, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुआ था, जनगणना हुई थी। बातें लिखी हुई हैं, देखिए 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। जबकि नियमित रूप से अगर 10 वर्षीय जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन रहे हैं उस वक्त के कार्यकाल में, और वो 1881 से। दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो प्रथम जनगणना कब हुई और कौन वायसराय था, तो 1872 आप बोलेंगे, लॉर्ड मेयो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि आधिकारिक रूप से या कह सकते हैं 10 वर्षीय जो नियमित रूप से जो जनगणना होनी है उसके लिए अगर बात होगी तो रिपन और 1881, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में 6 जनगणनाएं संपन्न हो चुकी थी, जबकि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। याद रखिए 15वीं जनगणना थी 2011 की, एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। जनगणना 2021 की थीम जो है जन भागीदारी से जन कल्याण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक 2001-2011 की दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि रही है। तो ये तो सिंपल सा हो गया, आप कहेंगे आप याद हो गया सर, 17.64%, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा, कह रहा कि जो लिखा है जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर 1921। बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसको तैयार करिए, ठीक है। 1921 में क्या हुआ था, जन्म दर और मृत्यु दर में एक कारण जनसंख्या में वृद्धि धीमी रही, ठीक है। और 1921 को मृत्यु दर में कमी हुई और जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। 1911-21 के दशक में दशकीय वृद्धि की जो ऋणात्मक -0.31% रही थी, इसलिए 1921 को भारत के जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष भी बोला गया इसको। अगले प्रश्न में चलते हैं और प्रश्न की संख्या अब समाप्त होने वाली है। 3 प्रश्न आपके पास और हैं, उसके बाद ये प्रश्न पूरे खत्म। देखिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जो जनगणना के आंतरिक आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ज़रूर रट के जाइएगा। देखते हैं कितने प्रतिशत रहता था। तो डी प्रतिशत मतलब कि 16% आप बोलेंगे कि 2011 के भारत में जनसंख्या 16.49% जो था उत्तर प्रदेश में रहती थी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 85 और फिर पेपर के क्वेश्चन एंड हो जाएंगे। जनगणना 2011 के आंतरिक आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत क्या रहा है। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए क्या प्रतिशत रहा है। तो बी ऑप्शन सही है, 48.46% स्त्रियों की संख्या रही है। यहाँ देखिए काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा जानने के लिए कि जो 48.46% थी महिलाओं की, और अगर कुछ देखें तो महिलाओं की संख्या तो यहाँ पे आपको क्लियर ही हो गई है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न और शायद ये आखिरी प्रश्न हो। जनगणना 2011 के आंतरिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि क्या थी। तो 2001 से 2011 तक की दशकीय वृद्धि क्या थी, तो वो 20.09% थी, ठीक है। 20.09% दशकीय वृद्धि थी। और 2013-11 के इसको तो छोड़ ही दीजिए, यही याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 87 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना है 2045 तक, 2040 तक, 2050 तक, 2035 तक। सवाल का जवाब ले लेते हैं। इसका आंसर ए ऑप्शन है। ए में क्या आंसर है, ए में है 2045 तक, ठीक है। 2045 तक ये लोग क्या करेंगे कि नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य यह है कि सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना बताया गया है। जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर बताने की बात कही गई है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से अनुरूप हो, ठीक है। चलिए यहीं पे साथियों सवाल ख़त्म होते हैं।
अगले दिन आपको मिलेगा फिर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें। देखिए, विश्व का भूगोल हम लोगों ने कंप्लीट किया, भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट किया। अब अगली टॉपिक देखिए अर्थशास्त्र से आपको कवर कराई जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए बीते दिनों में यूपी त्रिपल एससी के द्वारा, वो सारे आप अगर देख के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।